वेलकम बैक टू आई फिजिक्स। बच्चों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मास के बारे में और इनर्शिया के बारे में। देखिए, इनर्शिया का टॉपिक हमारा हो गया है लास्ट लेक्चर में, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है वो मेन टॉपिक है, इसका हमें देखने का। उसके बाद हम देखेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, अब मास क्या होता है? मास इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मैटर्स प्रेजेंट इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर में कितने पार्टिकल और कितने मैटर प्रेजेंट है, उसी को कहते हैं हम उसका मास। अब हमको पता है कि अलग अलग दुनिया के अंदर में अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट है, और जितनी बड़ी साइज मतलब उतना ज्यादा पार्टिकल उसके अंदर, और जितना ज्यादा पार्टिकल मतलब उतना ज्यादा मास। क्लियर? अब यहाँ पर मैं इनर्शिया है उसका क्या उसके साथ में मास के साथ इंटरेक्शन होता है। देखिए, कंसिडर करते हैं हम कि एक बॉल है, हमको पता है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जो बॉडी की किसी भी प्रकार के मोशन के चेंज को अपोज करती है। या वो रुकी है बॉडी तो रुकी रहेंगी, ये चल रही है तो चलती रहेंगी, उसको रुकने नहीं देती। ठीक है, अब अगर मान लो एक स्फीयर है जो आयरन का बना हुआ है, क्या का बना हुआ है? आयरन का, और एक दूसरे फुटबॉल रखा हुआ है उतने ही साइज का रखा हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ पर में? हम किक करेंगे। किसको? एक फुटबॉल को किक करेंगे, जोरदार किक मारना है, और उससे भी ज्यादा जोरदार किक मारना है। फुटबॉल को उससे भी ज्यादा नहीं मारना है, उतना ही मारना है, और उसको धीरे से मारना है। फुटबॉल को भी मारना है धीरे से, आयरन के स्फीयर को भी धीरे से मारना है। क्या होगा? पैर टूट जाएगा सर? नहीं, धीरे से मारना है ना। तो ये जो आयरन का जो स्फीयर है ना, ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, जबकि फुटबॉल ज्यादा दूर तक जाएगा। रीजन? क्योंकि मास से ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। ये पता चलता है हमें कि इनर्शिया तब बढ़ता है जब मास बढ़ता है। ठीक है ना? अगर इनर्शिया कम है मतलब मास कम है तो इनर्शिया भी कम है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है। किसी मोटे पर्सन को रुकाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसके पास मास ज्यादा है, मतलब उसके पास इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, or we can say that mass and inertia both are the same, two sides of the same coin. ठीक है, मास और इनर्शिया दो साइड है सेम कॉइन के। अगर आप ऐसा बोले तो कोई गलत नहीं होगा। रीजन उसका ये है क्योंकि देखिए ना, मैंने अभी बताया आपको, अगर मास बढ़ गया ना तो इनर्शिया बढ़ता है, मास कम है तो इनर्शिया कम होता है। मतलब मास जो इनर्शिया चल रहा है वो मास के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, देखिए यहाँ पर इसी के टॉपिक से रिलेटेड ना एक दूसरी चीज आती है सामने हमारे, और वो ये है क्या? फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, वो सारी चीजें आज हमें देखनी है। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, फ्रिक्शन ना, मान लो एक बॉडी है, उसको हमने एक रफ सरफेस पे रखा, एक दूसरी बॉडी है उसको थोड़ा सा हमने स्मूथ सरफेस पे रखा। एक रफ सरफेस पे रखा किसी वुडन ब्लॉक को, और किसी दूसरे वुडन ब्लॉक को लिया हमने, सेम साइज का है, सेम मास है, सब कुछ सेम है, और उसको हमने एक रफ सरफेस पे रखा और दोनों को सेम फोर्स लगाया। आपको क्या लगता है कि स्मूथ सरफेस पर ब्लॉक जो रखा हुआ है वो ज्यादा दूर तक जाएगा, जबकि रफ सरफेस पे जो ब्लॉक रखा हुआ है ज्यादा दूर तक डिस्टेंस तय नहीं करेगा? क्या रीजन है उसके पीछे का? उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर इरेगुलेटरी ज्यादा है, यहाँ पर सरफेस जो है तो वो रफ है। तो फ्रिक्शन भी बस यही चीज होती है। फ्रिक्शन होता है, इट इज द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू रफ सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है, दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती है उनका आपस में इंटरलॉकिंग हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में? अब जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग मींस जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज रहेगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। क्लियर? समझा? तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, फ्रिक्शन को हम इस तरह से बोल सकते हैं
एक तरह का क्या है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, या हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज a force, a force which opposes, any type of tendency of relative motion। किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन हो, उसको अपोज करने की जो फोर्स की टेंडेंसी होती है उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह आ रहा है कि फ्रिक्शन और मोशन हमेशा एक दूसरे के जानी दुश्मन रहेंगे। जिधर मोशन है उसके अपोजिट दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन रहेगा। मोशन अगर इधर तो फ्रिक्शन इधर, मोशन ऊपर तो फ्रिक्शन नीचे। क्लियर? इसी बात पर से हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन की दो प्रजातियां पाई जाती है अमेज़न के जंगल में। कहां पर? अमेज़न के जंगल। फ्रिक्शन की दो कैटेगरी, एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, मेन दो कैटेगरी, रोलिंग फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक रोलिंग फ्रिक्शन। ये होगी दो कैटेगरी किसकी? किसकी होगी ये? फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम से समझ में आ रहा है, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में अगर स्लाइड करे तब जो फ्रिक्शन तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में रोल करे तब जो पोजीशन क्रिएट होगा, जब तब जो अपोजिशन वाला फोर्स लगेगा उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। समझा? क्लियर हुआ? जैसे कि मान लो कंसीडर करो ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये हमने रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। अभी जो अपोजिशन वाला फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और वही बात अगर मैं इसकी करूं, क्या रोल हो रहा है, यहाँ बॉडी क्या हो रही है? रोल हो रही है, रोल हो रही है, रोल हो रही है। ठीक है, पेन रोल हो रहा है ना ये। तो ये जो फोर्स, मतलब ये जो अपोजिशन वाला फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहें? उसे हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्लियर? समझा? ओके। तो ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। हाँ, एक बात यहाँ पर याद रखनी जैसी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन के कंपेरेटिवली स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जैसे कि आपको पता है जो लंगड़े लोग होते हैं ना, मतलब जो अपंग लोग होते हैं, उनकी व्हील चेयर होती है। तो व्हील चेयर जो है ना, कितना भी मोटा पर्सन बैठा रहे उस पर, तो उसको ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी होती है। अगर हम व्हील निकाल दे, अगर हम व्हील निकाल दे और फिर वैसे ही चेयर पर बिठाए उस पर्सन को और फिर धकेलते हुए लेके जाए, स्लाइड करते हुए लेके जाए, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? समझा? हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी से बड़ी बॉडी मूव हो सकती है क्योंकि फ्रिक्शन कम है वहां। क्लियर? समझा? ओके। तो ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन के कुछ फैक्टर्स है, मतलब कुछ चीजें हैं तो फ्रिक्शन के ऊपर में इफेक्ट करती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम इस तरह से बोल सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम इस तरह से बोल सकते हैं, when one body slides over another body, the opposition force occurred, opposition force occurred is nothing but the sliding friction, sliding friction। और सेम वैसे ही when one body
is a roll over another body, then the friction is occurred or offered by that motion or by that surface, then this is called as the rolling friction. रोल होने के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा, जो फोर्स लगेगा अपोजिशन वाला, उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, और स्लाइड होने के कारण जो अपोजिशन वाला फोर्स लग रहा है उसे हम कहेंगे रोलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आएगा आपको? ओके, क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कौन सी ऐसी बातें दुनिया के अंदर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है, फैक्टर्स affecting on friction। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन फ्रिक्शन बोलो, या फिर ऐसा बोलो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि एक तरह का क्या है ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन कौन यही बात है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है, देखो सबसे पहली बात ये आ रही है कि जो चीजें हैं, तो जो सरफेस है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी जो स्लाइड हो रही है, ये जो रोल हो रही है, उसका सरफेस का नेचर कैसा है, उसको इफेक्ट करेगा इसके ऊपर में, इसके ऊपर में फ्रिक्शन के ऊपर में। अभी इसलिए हमें पता है कि रफ सरफेस प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन देन द स्मूथ सरफेस। सेकंड, नॉर्मल फोर्स। दूसरी कौन सी चीज है? नॉर्मल फोर्स। मान लो कि एक बॉक्स है, ये कोई चीज रखी हुई सरफेस पर किसी, उसका नॉर्मल फोर्स ऐसा, मतलब नॉर्मल फोर्स ऐसा रहेगा, तो फ्रिक्शन अलग। अगर इसी बॉडी को मैं इंक्लाइन कर दूं, कैसे कर दूं, थोड़ा इंक्लाइन झुका दूं, तो इसका नॉर्मल फोर्स अलग हो गया, तो फ्रिक्शन भी इस टाइप इस बार अब की बार फ्रिक्शन भी अलग लगेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन अलग, यहाँ पर फ्रिक्शन अलग, बॉडी सेम, मास सेम, सब कुछ सेम। पहले हमने क्या किया, इसका नॉर्मल फोर्स पे चेंज किया। ठीक है, और एक तीसरी चीज है जो इस फ्रिक्शन को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ठीक है, और एक थर्ड वन चीज है जो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करेगी बच्चों, अपोज करेगी। ठीक है, ओह काहे गिर रहे हो यार। तीसरी चीज क्या है, नेचर ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी जो है उसका मोशन किस तरह का हो रहा है, इसके नेचर पे भी डिपेंड करती है। क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा, कम होगा, सेम लगेगा, डिफरेंट लगेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा उसके मोशन के नेचर पर। अगर मान लो कि मोशन रोलिंग टाइप का है तो अलग फ्रिक्शन लगेगा, मोशन अगर स्लाइडिंग टाइप का है तो अलग फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर, समझा यहां तक? ओके, समझ में आया होगा। बताना हमें अगर नहीं समझा, कोई डिफिकल्ट भी तो बात कैसे बताऊंगी, फोन करके नहीं, कमेंट करके बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा। एंड वी नो दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन एक बहुत जरूरी चीज भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन अगर नहीं होता ना तो हम 2 कदम भी चलना हमारे लिए मुश्किल होता, हम नहीं चल पाते। क्यों? उसका एडवांटेज ये है फ्रिक्शन का कि अगर हमें पता है जब हम चल रहे हैं ना तो हमारे फीट में और सरफेस में एक तरह का फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब जो फ्लोर है जिस पर हम चल रहे हैं उसमें और हमारे फीट में तो फ्रिक्शन है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमें बैकवर्ड टाइप में फ्रिक्शन लग रहा है और हम आगे जा पा रहे हैं, इंटरलॉकिंग हो रही है। अगर हम साइकिल के ब्रेक से लेकर के माचिस के तीली तक देखें तो हर जगह फ्रिक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन अगर कहीं पर हमें बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको रिड्यूस करेंगे अगर करना चाहते हैं? वैसे तो करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है, बहुत सारी जगहों पर कहीं कहीं पर फ्रिक्शन की जरूरत होती भी है, कहीं पर उसे रिड्यूस भी करना पड़ना जरूरी होता है और कहीं पर उसे चाहिए भी है। जैसे कि कोई अगर रेसर होता है, अब देखोगे जो रनर होते हैं ना, तो उनके जो शूज होते हैं, उनकी जो सोल होती है ना शूज की,
उसमें बड़ी बड़ी इंटरलॉकिंग होती है, मतलब बहुत बड़े बड़े से क्या कहते हैं, ये बनी रहती है इरेगुलरिटीज। तो वो जो इरेगुलरिटीज जो प्रोवाइड करते हैं शूज, वो क्यों करते हैं? ताकि हमें हमें नहीं, उसे, उस बंदे को जो दौड़ रहा है उसे उसे ग्रिप्स मिल सके। दैट शूज सोल प्रोवाइड द मोर ग्रिप्स टू दैट पर्सन, ठीक है, ताकि वो स्लाइड ना हो सके, ताकि वो गिर ना जाए। नहीं तो वो गिर जाएगा, 2 कदम चलेगा आगे और फिर गिर जाएगा। साइकिल के टायर से लेकर के अगर हम ट्रैक्टर के टायर तक देखें ना, तो हर जगह पर ना बहुत बड़े बड़े से उसमें शेप्स बने हुए रहते हैं, उसके अलग तरह के शेप बने हुए रहते हैं उनके टायर, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब हमें चाहिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, कहीं पर ज्यादा फ्रिक्शन हो गया, अगर कोई किसी की कार है, उसके अंदर में जो इंजन होते हैं ना, इंजन के अंदर में फ्रिक्शन नहीं चाहिए, रिड्यूस करना होता है उन्हें फ्रिक्शन, तो क्या करते हैं वहां पर लुब्रिकेंट यूज करते हैं। हम फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द लुब्रिकेंट। और क्या रीजन, और क्या वजह, और कौन सा वे है जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? तो पॉलिश द सरफेस, सरफेस को पॉलिश कर दो तो भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखना, अगर ज्यादा एक्सेस आप पॉलिश कर दोगे ना, तो उससे फ्रिक्शन बढ़ सकता है, वो याद रखना, क्योंकि उसकी लेयर थिक हो जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ सकता है। तो पॉलिश द सरफेस, बाय पॉलिश द सरफेस एंड बाय प्रोवाइडिंग द लुब्रिकेंट टू दैट बॉडी और सरफेस, वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑल्सो। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ यहाँ पर? एक लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शन। नहीं, फ्रिक्शन तो हो गया, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, उस टॉपिक का नाम है मोमेंट। मोमेंटम क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि मान लो कि अगर आपके पास किसी ने बॉल फेंका, आपने क्रिकेट खेला होगा सभी ने कभी ना कभी, तो जब आपके पास में क्रिकेट आ रही है ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा बॉल को कैच करना। जब आपने बॉल को कैच कर रहे हो, मतलब कोई सिक्सर ने सिक्स मारा, तो बैट्समैन से सिक्स मारा, और आपने क्या किया, कैच किया बॉल। सिक्स मारने से पहले आपने कैच कर लिया, 4 करने से पहले कैच किया। तो जो स्पीड थी बॉल की बहुत ज्यादा थी, अगर बॉल की स्पीड ज्यादा है तब आप उसको पकड़ रहे हो, या कोई बहुत धीरे से बॉल आ रहा है आपकी तरफ में तब आप उसको पकड़ रहे हो, तब ज्यादा डिफिकल्ट फील होगा आपको बॉल कैच करना, पहली केस में या सेकंड केस में? डेफिनेटली फर्स्ट केस में आपको ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी कैच करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। मतलब अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा हो ना, तो उसको स्पीड कैच करने के लिए काफी दिक्कत जाती है, उसके पास में चीज होती है जो ज्यादा होती है, उसके कहते हैं मोमेंटम। उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है, स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास में एक बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, टेनिस बॉल, आपने उधर से ऊपर से फेंका, एक क्रिकेट का बॉल और एक टेनिस का बॉल, दोनों बॉल ऊपर से आए। आपको मालूम है, आप जब टेनिस खेलते हो ना, वो टेनिस का बॉल का जो मास होता है कम होता है एज कम्पेयर टू क्रिकेट के बॉल। अब क्रिकेट का बॉल कैच किया एक तरफ ने, आपने टेनिस का बॉल कैच किया, सेम हाइट पर, सेम वेलोसिटीज, लेकिन मास इसका ज्यादा है क्रिकेट के बॉल का, और जो टेनिस का बॉल है उसका मास कम है। तो आपको डिफिकल्टी कहां पर ज्यादा फील होगी, बताइए कहां पर ज्यादा फील होगी? डेफिनेटली क्रिकेट के बॉल को कैच करना हमें, हमारे लिए डिफिकल्टी होगी। रीजन उसका ये है कहां पर मास ज्यादा है। देखो छोड़ो, दो बातें समझना, एक तो मास और एक तो वेलोसिटी। अगर मास है ज्यादा तो डिफिकल्टी ज्यादा, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो भी डिफिकल्टी ज्यादा। अगर मैं, सोचो ना, मैं पत्थर उठा के आपकी तरफ फेंकू तेजी से, आपको कैच करने में दिक्कत जाएगी, और धीरे से फेंकू आप कैच कर लोगे। मैं बड़ा पत्थर अगर आपके तरफ फेंकू तो आप आराम से कैच नहीं कर सकते, सर फट जाएगा, आप मुश्किल जाएगी आपको कैच करने के लिए। वो अगर मैं हल्का फुल्का छोटा मोटा पत्थर फेंक दूं तो आप क्या पकड़ लोगे। तो वेलोसिटी और मास ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, होते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम भी क्या है, मोमेंटम बनता है दो चीजों से, मोमेंटम बनता है दो चीजों से, एक तो बनता है मास और दूसरा बनता है वेलोसिटी। जब किसी बॉडी के मास में वेलोसिटी आ जाएगी तो मोमेंटम आ जाएगा उस बॉडी के अंदर। जब किसी बॉडी में, जब किसी बॉडी के मास में वेलोसिटी आ जाएगी तो आ जाएगा उस बॉडी के अंदर में मोमेंटम। और मोमेंटम जो है ना, मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड है। मास बढ़ेगा मोमेंटम बढ़ेगा, मास घटेगा मोमेंटम घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी मोमेंटम घटेगा। मोमेंटम को हम दर्शाते हैं पी से जनरल,
m इंटू v। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। एसआई यूनिट अगर हम देखें इसका मोमेंटम, तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ग्राम और सेंटीमीटर। क्लियर, समझा? तो ये था कहानी मोमेंटम की। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।